पश्चिम बंगाल अब सियासत की आग में जल रहा है, झुलस रहा है। मुर्शिदाबाद की गलियों में बस लोगों की सिसकियां हैं, उनका दर्द है। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन लोगों के दिलों में आग अभी भी धधक रही है। वक्फ कानून के विरोध में दंगाइयों ने जो कुछ भी किया, उसने लोगों के सिर से छतें छीन ली। लोग रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। लोगों का दर्द शायद ममता दीदी को सुनाई दे रहा हो, या फिर शायद नहीं भी, क्योंकि तभी तो दीदी कार्रवाई ना करने की बजाय बस सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को घेरने में लगी है, ओपन चैलेंज दे रही है। वहीं बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बंगाल की दशा और दिशा दोनों इस समय उस मुकाम पर है जैसे कि रेगिस्तान में प्यासे को पानी की तलाश होती है। लेकिन कब तक यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, कब होगा इस पर कोई ठोस समाधान, आज इसी पर होगी बात। लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी का ओपन लेटर। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आहट, हिंसा बनी दीदी की गले की फांस। आसान नहीं होंगे दंगे का दाग छुड़ाना। पश्चिम बंगाल में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब से वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया, तब से हिंसा वाली आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हवाओं में कभी बांग्ला, उर्दू और हिंदी की खुशबू थी। आज वहां सिर्फ जलती हुई सियासी रोटियां और उजड़े घरों की राख है। मुर्शिदाबाद में आज सन्नाटा और सिसकियां हैं। इस धरती पर आज लहू की लकीरें खिंची हुई हैं और इस सब का जिम्मेदार ममता दीदी ने बीजेपी और आरएसएस को ठहराया है और ओपन लेटर लिखा है। बीजेपी और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इनमें आरएसएस भी है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब इसके लिए मुझे मजबूर किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं। इनमें आरएसएस भी है। मैंने पहले आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन अब इसके लिए मुझे मजबूर किया गया है। ये फूट डालो और राज करो का खेल खेलने की योजना बना रहे हैं। ममता के इस ओपन लेटर के बाद सियासी गलियारों में फिर से बुझी हुई आग को हवा मिल गई। दीदी का खुलेआम आरोप लगाना बीजेपी को रास नहीं आया। तभी तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ममता एक बार फिर से गुमराह कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाज उठने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी राज्यपाल पर अनाप शनाप बयान दे रही है, तो वहीं बीजेपी मुर्शिदाबाद की घटना और हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेर रही है। उसे बंगाल की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, वो बहुत अफसोसजनक है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। सूबे के राज्यपाल और एनसीडब्ल्यू की टीम ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया था और हिंसा पीड़ितों से बात की। बातचीत के दौरान कई महिलाएं रो पड़ी और केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती की गुहार लगाने लगी। एक महिला ने तो रोते हुए प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के पैर तक छू लिए और कहा कि हम यहाँ स्थायी बीएसएफ शिविरों के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें स्थापित करने के लिए अपनी जमीन और घर देने के लिए भी तैयार हैं। वैज्ञानिक बहुत ज्यादा आघात हुआ है, उसका असर भी हुआ है। उसके अनेक घटनाएं मैंने देखी है, मैंने अनुभव भी करी है। जहां जहां मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ये सब कुछ सुलूक हो गया। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, गांव में रहने वाले और मेहनत करते हुए जीने वाले लोग हैं, हमारा इसमें क्या कसूर था। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना
अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है। दरअसल बंगाल अब सियासत की आग में जल रहा है। धर्म, राजनीति और जमीन के ताने बाने में उलझा ये जिला है मुर्शिदाबाद, जहां वक्फ कानून को लेकर जलती आग की राख तो बुझ गई, लेकिन सियासत की आग अब भी धधक रही है। वक्फ कानून के खिलाफ दंगाइयों ने बंगाल में जो किया उसकी जांच होनी बाकी है। दंगाइयों का हिसाब होना चाहिए। आज बंगाल की जो हालत है, बीजेपी उसका जिम्मेदार ममता दीदी को बता रही है, तो वहीं ममता दीदी ने ओपन लेटर लिखकर बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद की आग बंगाल की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आखिरकार कब तक हालात वहां पर सामान्य होंगे, क्या कुछ तरीका निकाला जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही जारी रहने वाली है, इस मुद्दे पर करेंगे बात। बीजेपी नेता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। और टीएमसी नेता अशोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आप ही के साथ। आपका राज्य जल रहा है, आपके लोग गुहार लगा रहे हैं राज्यपाल से, केंद्र से। ममता दीदी क्या कर रही है? लेटर लिखने में लगी है, क्यों नहीं अपने लोगों की मदद कर पा रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक स्टेट की जो मुख्यमंत्री है वो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। उनको जनता को ये समझाना चाहिए कि वहां पे जो चीज हो रहे हैं, जो लोग वहां पे जो भी चीज कर रहे हैं, ये आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को ज्यादा आग्रसित किया जा रहा है कि वहां पे दंगा हो रहा है, दंगा हो रहा है। हकीकत में तो वहां पे आप लोग जाकर तो नहीं देख रहे कि वहां पे क्या हो रहा है। हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास पूरा पुख्ता एविडेंस है कि वहां पे जो भी दंगा हो रहा है वो दंगा कौन करा रहा है, किस तरीके से करा रहा है, ये हमारे पास प्रूफ है। और ये प्रूफ को दबाकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें करके वहां पे दंगा भड़काया जा रहा है। हर चैनल के माध्यम से हर जगह पे एक ही टॉपिक पे चर्चा हो रही है कि मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू। आप फैक्ट पे जाइए और फैक्ट पे जाके देखिए कि जब भी बंगाल में इलेक्शन होता है, जिस समय इलेक्शन का टाइम आता है, उस समय इस तरीके की घटना क्यों होती है। आज मुर्शिदाबाद में जितने भी हिंदू लोग रह रहे थे, वो क्या वहां पे जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं रह रहे थे? तब से तो कभी उतना बड़ा कुछ हुआ नहीं। जब भी इलेक्शन होता है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना कोई षड्यंत्र तैयार करती है। चलिए मान लेते हैं आप लोगों को सब पता है, ऐसे में आपकी पुलिस रोक क्यों नहीं पाई? अल्टीमेटली सवाल फिर ये भी तो आप ही लोगों से पूछा जाएगा। सब ठीक है, बीजेपी आग लगा रही है, आरएसएस आग लगा रही है, मान लेते हैं सारी साजिश इन लोगों की रची हुई, मान लेते हैं इस चिट्ठी में ममता दीदी ने जो कुछ कहा सब कुछ सच है, मान लेते हैं, लेकिन लोग तो आपके जल रहे हैं, क्यों नहीं बचा पाए? अब देखिए, ये भी बात एकदम आपने सच कहा। हमारी पुलिस वहां पे अभी जैसे जांच करेगी, अब ये वहां पे सीबीआई को लाके बैठा देंगे। अच्छा, अब देखिएगा कुछ देर में ही सीबीआई आने वाली है कि ये बोलेंगे सीबीआई वहां पे इंक्वायरी करेगी। हमारी सरकार को तो ये इंक्वायरी करने देते ही नहीं है। हमारी पुलिस पे तो इनको भरोसा ही नहीं है। दूसरे स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो वहां की पुलिस जो है सही है, और हमारी पुलिस पे आरोप लगा देते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि इनको किसी भी तरीके से बंगाल को डिस्टर्ब करना है और बंगाल को लेना। देखिए, ये अपने धनी लोगों के साथ मिलकर जिस तरीके से बंगाल को टॉर्चर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि ये नहीं समझ रहे हैं कि बंगाल में जो लोग हैं ये भी इनके ही लोग हैं। आज जो प्रधानमंत्री बैठे वो किसके प्रधानमंत्री है? बंगाल के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री यहाँ 14 साल से जो राज कर रही है, 14 साल से जो जनता के साथ लड़ रही है, क्या ये मुख्यमंत्री सबकी नहीं है? ठीक है, सिर्फ बंगाल को कब्जाने के लिए, उसे पाने के लिए, फूट डालो राज करने के लिए आप सब ये लोग करवा रहे हैं क्या? आशीष तिवारी से जवाब लेती हूँ सर। कैसे कब्जाने के लिए? बंगाल क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अशोक जी, मैं ये सवाल बीजेपी से कर रही हूँ कि क्या ये उनकी साजिश है? क्या बंगाल को वो इस तरह से पाना चाह रहे हैं? आशीष तिवारी जवाब दीजिए। कह रहे कि भाई हमारी पुलिस पर आप लोगों को विश्वास नहीं है, अपनी एजेंसियां भेज देंगे, इसीलिए इसी फिराक में आपने इस पूरी साजिश को रचा है। और अब राष्ट्रीय विश्वास लगाने की बात कर रहे हैं कि दीदी से बंगाल संभल नहीं रहा। देखिए शिल्पा जी, हमें इनकी ही पुलिस पे भरोसा है, और मैं तो कह रहा हूं कि टीएमसी नेता को अपनी पुलिस पे शायद भरोसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर में इनकी पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है
उस रिपोर्ट में क्या लिखा, अगर ये पढ़ लिए होते तो आज ये बात ही आना बोल रहे होते। इनको पता ही नहीं है कि इनकी कलकत्ता की पुलिस ने हाई कोर्ट के अंदर में जो रिपोर्ट सबमिट करी है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको पता है अशोक जी? आपको तो पता भी नहीं होगा। अब सुन लीजिए, आपकी पुलिस ने, अरे सुनिए, आपकी पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, अब सुनिए ना, आप बोल चुके हैं, मेरी बात सुनिए। आपकी पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 8 तारीख को वहां पर वो मस्जिद के बाहर 5 से 6 हजार लोग नमाज के बाद में वहां पर निकले और उसके बाद में उन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश करी, ये कहा गया है। और सुनिए, वो सारे स्थानीय लोग थे, ये कहा है। और सुनिए, आप कह रहे हो, आप पत्रकार महोदया को बता रहे हो कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। अरे इनके माध्यम से ही देश को पता चल रहा, जो आगजनी हो रही है वो आप कह रहे हो कि भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। मतलब इतनी निकम्मी सरकार है। आपकी बात खत्म अगर हो गई, अब आप नहीं, मेरी बात नहीं खत्म हुई। अरे ऐसे नहीं होता अशोक जी, ऐसे नहीं होता। लेकिन देखिए, देश तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। अशोक शर्मा जी, मैं आप ही के पास आरपी को समय दे रही हूँ। कह रहे हैं कि आप अपनी पुलिस की दुहाई दे रहे हैं, यहाँ तो आपकी पुलिस खुद कह रही है कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है। अरे तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पे जो सिचुएशन अगर क्रिएट होता है, वहां जो पुलिस गई थी वो पुलिस की एक गाड़ी थी, एक ही गाड़ी थी ना वहां पे। वहां तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वहां पे दंगा होगा। जिस समय कोई रैली निकाल रहा, अगर कोई कानून आपने हमारे ऊपर थोपा है, किसी के भी ऊपर भी अगर थोपा है, आप पे मैं कोई इंडिकेटर लगाऊंगा तो आपको मुझसे चिल्लाओगे, लेकिन चिल्लाने का यह मतलब थोड़ी कि वहां पे आप मारपीट क्रिएट कर दोगे। पुलिस ने लिखा है कि मस्जिद के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई नमाज के बाद में, उसने अटैक करा है। ये आपकी रिपोर्ट में लिखा है। आप पता नहीं क्या नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पर। आपको पता नहीं है कि आपकी पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है। पढ़ के आइए पहले, उसके बाद यहाँ पर बात। आपकी रिपोर्ट आपको नहीं पता है और यहाँ पर आप कहानी समझा रहे हैं। मैं पढ़ के ही बैठा हूँ, आप मुझे ये बताइए। नहीं, कोई पढ़ के नहीं बैठे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। अभी जो आपको यह तक नहीं पता है कि आपकी पुलिस ने वहां पर क्या बोला है। महाराष्ट्र आप चले गए, अब कलकत्ता से आप महाराष्ट्र पहुंच गए। आप महाराष्ट्र पहुंच गए कलकत्ता से। कलकत्ता में रहिए ना। आपका महाराष्ट्र में क्या है? आपका महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वहां मस्जिद के बाहर 5-6 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज के बाद में वहां पर मारपीट और वहां आगजनी करते हैं, पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट में लिखा गया है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ बोलने यहाँ बैठकर। जैसे आपकी नेता झूठी, वैसे आप झूठे। यहाँ पर आप झूठ बोलने आए। आप बताते हैं कि बीजेपी और अगर आशीष तिवारी जी आप कह रहे हैं कि टीएमसी झूठ बोल रही है, टीएमसी ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही है, ममता दीदी सिर्फ सियासत कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगने की बात क्यों कही जा रही? लगा क्यों नहीं देते हैं? फिर किस बात के इंतजार में बैठे हैं आप लोग? फिर देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राज्यपाल की अनुशंसा पे लगता है। राज्यपाल की अनुशंसा होगी, 100% लगाया जाएगा। वहां पर हम कोई ना हिंसा भड़का रहे और ना हमारा हिंसा में कोई वो सहयोग है कि नहीं हम इसको हिंसा भड़का के और तुरंत हम राष्ट्रपति शासन। हमारे पास जो एक नियम है संवैधानिक, राज्यपाल का अनुशंसा होगी, उस पर हम जरूर काम करेंगे। हम खुद इसलिए बैठे हुए कि राज्यपाल उनसे कहें। लेकिन ये जो झूठ बोला जा रहा है लगातार, जो ये ममता बनर्जी ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर ये जो आरोप लगा रही, इनको शर्म आनी चाहिए। आपसे राज नहीं, अगर आप राज नहीं संभाल पा रहे हो अपना, तो इस्तीफा दो। आप वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हो और आप कह रहे हो कि बाहर राज्य से आकर यहाँ पर लोग दंगा फैला रहे हैं। क्या गजब आपकी तर्क है, क्या गजब आप बोलती है। झूठ 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 लगातार। पहले आप बोल रहे थे कि नहीं कोई यहाँ दिक्कत नहीं हुई है, सब चीजें एकदम ठीक चल रही हैं, कोई पलायन नहीं हो रहा। उसके बाद में पलायन इसी मीडिया ने दिखाया, तो फिर आपने अपना स्टैंड बदल दिया। आपने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। और इसलिए तो टीएमसी मीडिया के ऊपर हमलावर हो जाती है। हिंदू
मुसलमान का आरोप लगाती है, लेकिन इन लोगों को वो तस्वीरें नजर नहीं आती जब हिंदू परिवार वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हें पोस्टर लगाना पड़ जाता है, अपने घरों के बाहर ये सब कुछ लिखना पड़ जाता है, तब कहाँ होती है ममता दीदी? क्यों नहीं पाती सिचुएशन को? और अशोक शिल्पा जी और आप इसमें एक शर्मिंदगी की वाली बात देखिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनसे ममता दीदी नहीं मिलने गई। ममता दीदी एक स्टेडियम में जाती है, किससे मिलने जाती है, ये किसी से नहीं छुपा है। शर्मनाक है ये। वहां के हिंदुओं को आपने क्या समझ रखा है? वहां गाजर मूलियों की तरीके। और आपको मैं बताऊं, वहां के पेपर ने क्या छापा? औरतों से कहा गया आप अपनी इज्जत दीजिए तब हम आपके पति को छोड़ेंगे। शर्मनाक, नीचता, इससे ज्यादा नीचता हो नहीं सकती है। एक महिला होकर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर वहां पर सामने आ रहा है आरोपियों का, उसको लेकर क्या कहिएगा तिवारी साहब? वहां पर तो केंद्र से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बांग्लादेशियों की एंट्री वहां पर होने कैसे दी जा रही है? तो ये ममता बनर्जी खुद पूछती है कि आपको पता है कि अगर शिल्पा बांग्लादेशी वहां पर घुस रहे हैं तो घुसने क्यों दे रहे हैं? ये किसके अंडर है? शिल्पा जी, ये आज के बांग्लादेशी नहीं है, ये कब से बसाए गए। ये ममता दीदी ये 2014 के पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, तब के ये लाए हुए बांग्लादेशी है और उन्हीं के दम पे ये जो सरकार है ये बनती है वहां पर लगातार। काउंट क्यों नहीं कर लिए? बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करके एक एक निकाल रहे हैं और उसी के लिए ये लोग वहां धरना देने के बैठते हैं। दिल्ली तक में धरना देने आए थे ये बांग्लादेशियों के जो हिमायती बने हुए हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको कि वहां पर महिलाओं की इज्जत के साथ भी ये हो रहा है और खुद एक मुख्यमंत्री महिला वहां पर स्थिति बेशर्मी के साथ में वो अपनी नाकामियां छुपाते हुए ये नहीं देख रही कि वो नाकाम है और किस तरीके से वो एक वर्ग विशेष को लुभाने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए ये सब कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि बाहर वोट की राजनीति का आरोप तो आपके ऊपर लगाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान आप करते हैं हमेशा, इस बार भी आप ही कर रहे हैं। फूट डालकर राज करने की कोशिश है यहाँ पर बीजेपी की। एक उदाहरण ये बता दे, अगर हमने हिंदू मुसलमान करा, अगर हमको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों को क्यों दिए गए? हमको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो हम मुसलमानों को बसा रहे हैं, हम उनको पक्की छतें दे रहे हैं, हम उनको सिलेंडर दे रहे हैं, हम उनको जनधन योजना दे रहे हैं, हम उनको आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं। हमको मुसलमानों से दिक्कत है, हम उनके लिए वक्फ बिल लेकर आए, हम उनके लिए 3 तलाक का काम खत्म कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। हमारे ऊपर मुसलमानों के लिए कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? ये बताएं कि इन्होंने कितने मुसलमानों को नौकरी दी, कितने मुसलमानों को आवास दिया, कितने मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या करके रहा? मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरीके इन्होंने प्रयोग करा और आज ये भारतीय जनता, चूंकि इनको ये लग रहा है कि मुसलमान भी अब खिसक रहा है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम ये कराते। जाति के नाम पर कौन राजनीति आज कर रहा है? जाति का जहर कौन फैला रहा है? जो राहुल गांधी जब यहाँ पर अपनी यात्रा पे निकलते हैं तो वो लोगों से बुला बुला के पूछते हैं तुम अपनी जाति बताओ, तुम अपनी जाति बताओ। उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव पीडीए का वो करते। पीडीए क्या है भाई? ये जातियों को जोड़ने का है, पर पिछला दलित अल्पसंख्यक और इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये जो जहर डालने का काम कर रहा है यही विपक्ष का मेन काम है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह से ब्लेम ग्लेम में लोगों को मत उलझाइए। उनकी जान जा रही है, महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है और आप लोगों को सियासत की पड़ी है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। एक्चुअली मेरी बात को 5 मिनट खाली सुनिएगा। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना बोले। हम जब एक बात बताइए कि इन लोग जिस तरीके की जो राजनीति कर रहे हैं ना, अब इनको बोलिए कि बहुत जल्दी एक ब्लड बैंक खोले और ब्लड बैंक खोल के हिंदू का खून, मुसलमान का खून, छोटी जात का खून, अब ये सब चीज को शुरू कर दे। क्योंकि ये जिस तरीके से जो हिंदुस्तान में कर रहे हैं ना, ये आने वाले समय के लिए इनके स्टेट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके बारे में ये कभी चर्चा नहीं होती है। आप समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर में कि मुंबई नगर निगम ने जैन मंदिर को गिरा दिया। वहां पे बहुत बड़े लोगों के बीच रैली निकली, कोई दंगा नहीं हुआ मैडम, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी आदमी एक रैली निकालता है तो एक छोटा सा बम फेंक के उसको लोग माथा बना देते हैं। हमारे यहाँ पे प्री प्लान करके अमित शाह जी जो बैठे हुए हैं वो पूरा प्री प्लान करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन में यहाँ पे बैठना चाहिए। इनको कोई जनता से लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने धनी लोगों के लिए धंधा करने के लिए बंगाल चाहिए। और लेकिन आप ही के जो हिंदू परिवार, आप ही के लोग, मुझे आप इतना बता दीजिए, इतना समझा दीजिए, पलायन करने के लिए जो मजबूर है, जो डर रहे हैं, जो सहमे हुए हैं कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, बीएसएफ के शिविरों में वो पहुंच गए सर, उनको वापस कब लाएंगे?
आप समझ नहीं पा रहे। हमारी पुलिस जब अभी काम कर रही है, हमारी पुलिस ने बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन आप देख लीजिए, आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूं, ये 2 से 3 दिन में सीबीआई इंक्वायरी बता देंगे। ये हमारी पुलिस को इंक्वायरी करने ही नहीं देंगे। हमारी पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया है ना, इन्होंने तो दिखाया हमें। हाँ। तो अगर दिखाया है तो हमारी पुलिस अगर सही तरीके से काम कर रही है, इसने रिपोर्ट दिखाया। आशीष तिवारी जी, काम तो करने दो पुलिस को। काम तो करने दो उन लोगों को, उनकी पुलिस को काम तो करने दो। अपनी एजेंसी क्यों लाकर थोप देते हैं और फिर कहते हैं कि राज्य इनसे नहीं चल रहा, संभालने तो दो। आग आप लगाते हैं, ये आरोप है टीएमसी का बीजेपी के ऊपर। ठीक है तिवारी जी, आग आप लोग लगाते हैं, फिर जांच भी नहीं करने देते हैं और ऊपर से अपनी एजेंसी को थोप के फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं। हाँ, अब देखिए हमारी पुलिस जी, मैंने 5 मिनट सुन लीजिए अशोक जी, आपके कहने पर मैंने 5 मिनट आपकी बात शांति से सुनी। अब आप भी ना टोकिएगा, आपके हर एक बात का जवाब। जी जी जी। इन्होंने अभी ब्लड बैंक की बात कही, तो ये ब्लड बैंक वाली बात आप ममता जी को समझाओ ना। वहां पर बंगाल के अंदर मारा जा रहा है। अरे ममता जी के पास ये पावर कहां से आएगा? सुन लीजिए, मतलब 30 सेकंड बर्दाश्त नहीं है, 30 सेकंड बर्दाश्त नहीं है आपको। अरे भाई बीच में रुक जाइए, बोलिए। ये जो ब्लड बैंक वाली एक कहानी है ना, ये ममता जी को समझाइए। बंगाल में मारा जा रहा है हिंदू, पलायन कर रहा है हिंदू, काटा जा रहा है हिंदू, बर्बाद किया जा रहा है हिंदू, जलाया जा रहा है हिंदू, उसके घर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के। और आप ये हिंदू मुस्लिम कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है? स्टेडियम में। अरे आप लोग हिंदू छोड़ के दूसरे किनके बीच में जाती है? किनके बीच में जाती है? हिंदू मुस्लिम का खून आप वहाँ समझाइए। हिंदू मुस्लिम का खून बीजेपी को मत समझाइए। और सुनिए, अरे सुनिए, आप लोग हिंदू करके यहाँ पे दंगा बना रहे। सुन लीजिए अशोक जी, गलत बात है। फिर आप हिंदू बोलते, आप हिंदू क्यों बोलते भाई? अरे सुनिए, अभी आपने जैन मंदिर की बात करी मुंबई में। अभी आपने बोला कि मुंबई में जैन मंदिर वाला कांड हुआ है और वहाँ पर वो मंदिर तोड़ा गया और वहाँ भीड़ आई और वहाँ शांतिप्रद, वहाँ बिल्कुल शांति से वहाँ पर जुलूस और रैली करा गया। वहाँ पता क्यों करा गया? वहाँ पर सरकार पता किसकी? वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दंगे का प्रदेश था, जब अखिलेश, सुन लीजिए, जब अखिलेश यादव थे, तब अखिलेश यादव 12 से 17 के यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम सैकड़ों दंगे हुए। बहुत हो गए आरोप, मुझे समाधान बता दीजिए। समाधान कौन करेगा? अशोक शर्मा जी आप लोग करेंगे, तिवारी साहब आप लोग करवाएंगे? समाधान सबसे पहले मुझे बता दीजिए, कब ये आग बुझेगी, कब वहां पर शांति बहाल होगी? अशोक शर्मा, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से बंगाल में शांति नहीं लाने देगी। ये कितने लोगों को शहीद करेंगे भगवान जाने। इनकी सबसे बड़ी खामियां क्या है? जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है, वहां पे ये पूरी तरीके से अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, अपने धनी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वहां के लोगों को किसी भी तरीके से शांति से रहने नहीं देंगे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, ये नहीं खाली हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा नहीं, यहाँ पे हर देश के लोग रहेंगे। शर्म आनी चाहिए शर्मा जी, कम से कम शर्म आनी चाहिए शर्मा जी। लेकिन सर्व धर्म अगर यहाँ इस देश में है, सबका ही देश है, तो फिर लोगों को इस तरह से किसी राज्य में भी टारगेट किया जाएगा तो क्या आवाज नहीं उठेगी? विरोध नहीं होगा? उनको ऐसे ही मरने दिया जाए, आग में झुलसने दिया जाए? चलिए फाइनल कमेंट, क्या समाधान है केंद्र के पास? तिवारी साहब फाइनल कमेंट, 10 सेकंड आपके पास। केंद्र के पास क्या समाधान है? निश्चित ब्लेम के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? आशीष तिवारी फाइनल कमेंट, 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, हमने राष्ट्रपति, हम चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल की अनुशंसा आते ही हम उस पर तुरंत काम करेंगे। और बंगाल को जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जो हिंदू बंगाल छोड़ के कहीं झारखंड भाग रहे, कहीं बिहार भाग रहे, कहीं उत्तर प्रदेश भाग रहे, हम निश्चित तौर पर वो सब हमारे भाई बहन है। लेकिन ये जो जाति की राजनीति टीएमसी के नेता कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, कौन लोगों को लड़वा रहा है, हिंदू मुसलमान करवा रहा है, और कौन फूट डालकर राजनीति करने की, वहां पर राज करने की वहां पर कोशिश में लगा हुआ है, ये जनता सबको देख ही रही है। सबका हिसाब समय आने पर जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।